नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। यह मंच हमारा सदा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहाँ पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो। हिस्ट्री विषय से संबंधित किसी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको साथ टेलीग्राम के नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा, प्ले स्टोर पर जाकर के फिलर फोरम के नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारी हमारी क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, तो इन सभी का चीज़ों का आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए यूज कर सकते हैं इन चीज़ों का। ठीक है, तो आज हम जरा देख लेते हैं हमारी क्लास में क्या चल रहा है साथियों। तो क्लास में आज हमारा मध्यकाल चल रहा है, मध्यकाल कंप्लीट हो चुका, आधुनिक काल में हम आ चुके हैं। आधुनिक काल के थर्ड वीडियो है हमारी। ठीक है, इससे पहले हम इंट्रोडक्शन ले चुके हैं मॉडर्न इंडिया का। दूसरे के अंदर हमने साथियों हिस्टोरिकल रिसोर्सेज को देखा, आधुनिक काल को जानने के लिए कौन कौन से हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं, ऐतिहासिक स्रोत होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन करके यूरोपियन कंपनियों का, व्यापारिक कंपनियां जो व्यापार करने के लिए आई थी, उसके बाद से ही मॉडर्न इंडिया का शुरुआत मानी जाती है सारी। तो वन बाय वन करके हम टोटल इसमें डिटेल्स में देखेंगे इसको। ठीक है, तो वही व्यापारिक कंपनियां साथियों, व्यापारिक कंपनियां किस लिए आई थी। देखिए साथियों, क्या होता है, बहुत प्राचीन काल से ही हम सभी हिस्ट्री स्टूडेंट है, सभी को पता होगा कि 2500 साल पहले से ही व्यापार हमारे यहाँ पर समृद्धि आती रही है। व्यापार, इंडिया का व्यापार यूनानियों के माध्यम से, फारसियों के माध्यम से, यवनों के माध्यम से पूरे यूरोप तक इंडिया का व्यापार चलता था, चलता रहा है। वहाँ के लोग आते थे, यहाँ से मसाले, कपड़े वगैरह खरीद करके लेके जाते, तो दूसरों देशों विदेशों में बेच करके मुनाफा कमाते थे। यही कारण है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इससे ऐसा नहीं है कि व्यापारिक कंपनियां से ही व्यापार शुरू हुआ हो, ऐसा सबको पता नहीं है। ऐसा प्राचीन काल से साथ शुरू होता रहा व्यापार हमारा है। तो 2500 सालों के इतिहास का जो लिखित इतिहास है, रिटर्न में जिसका उल्लेख मिलता है, तो लगभग 2500 साल तक रिटर्न में लिखित उल्लेख मिलता है, जिसमें कि व्यापार हमारा यहाँ का बहुत समृद्ध रहा है विदेशों के साथ, चाहे वो पुर्तगाली हो, क्या यूरोपियन के साथ हो, यवनों के साथ माध्यम से हो, फारस के साथ हो, चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे चाइना के साथ हो, देखा जाए तो पूर्व में चाइना के साथ होता रहा हो, तो ये चलता रहता था हमारा। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जब मार्को पोलो आया ना मध्यकाल में, 1254 से 1324 के अंदर मार्को पोलो जब आया, और इसने वहाँ पर जाकर के यूरोप में जाकर के इसने यात्राओं के माध्यम से इसकी अपने यात्राओं का जब बुक पब्लिश हुई इसकी यात्रा वृत्तांत जब लोगों के माध्यम से एक दूसरे के जब समाज में पहुंचे, तो उनकी आंखें खुली रह गई, क्योंकि इसने इतनी धन संपदा अपने जीवन काल में कहीं नहीं देखी जो कि इसने हिंदुस्तान में और चीन में जब यात्रा पर आया था तो वहाँ पर देखी थी इसने। ठीक है, तो इटली का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इटली के लोग साथ क्या होता था, विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। शाही लोग जो होते थे, प्रजा मर रही होती थी, लेकिन शाही लोग मजे कर रहे होते थे। तो विलासिता की वस्तुओं का हमारे यहाँ से व्यापार के माध्यम से उनकी आपूर्ति करते थे इटली के लोग और व्यापारी लोग। तो सिस्टम ऐसे चलता था। और 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में साथ जो कि पुनर्जागरण काल माना गया है यूरोप के अंदर, 15th सेंचुरी में पुनर्जागरण काल, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो पुनर्जागरण काल आता है, जिसमें कि यूरोप के ने सिविलाइजेशन हुई थी, फिर डाउनफॉल हुई, और दोबारा से उसका जो पुनर्जागरण हुआ था ना, जब ये दिकारते, होमर और इस तरह के जो विद्वान, दांते, ये विद्वान हुए थे, फिलोसफर्स हुए थे, इनका राइटिंग्स इन्होंने लिखा पुनर्जागरण के अंदर, पुनर्जागरण काल के अंदर, और लोगों के अंदर चेतना भरी राष्ट्रवाद की और आदर्शवाद की, तो उसे पुनर्जागरण काल कहा गया है साथियों। यूरोपियंस का दोबारा से जागरण हुआ, जैसे धर्म सुधार आंदोलन में हमारा प्राचीन काल में हुआ था 6वीं शताब्दी के अंदर, जब बुद्ध और जैन दर्शन वगैरह हुए थे, और मध्यकाल के बाद में फिर ये धार्मिक क्या बोलते हैं, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के माध्यम से दोबारा धार्मिक आंदोलनों ने, सुधार आंदोलन कह सकते हैं हम, जोर पकड़ा था। तो इसी प्रकार से जैसे हमारे यहाँ पर सुधार आंदोलन, धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, इसी प्रकार से यूरोप में भी पुनर्जागरण का काल चला था साथियों। ठीक है, तो पुनर्जागरण के काल में सिस्टम फैला, व्यापारी आए, एक दूसरे के संपर्क हुआ, कंपास की खोज हुई, और बाद में फिर जाकर के क्या बोलते हैं 1640 के अंदर इंग्लैंड की क्रांति हुई। तो इससे क्या हुआ साथियों, मशीनरी में डेवलपमेंट आया है। और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में, मध्यकाल में, 16वीं शताब्दी के मध्य में पुर्तगालियों के द्वारा क्या बोलते हैं वो लाई गई थी, पुर्तगाली पादरियों के द्वारा
प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई, प्रिंटिंग प्रेस आई हमारे यहाँ पर, तो वो जॉनसन गुटनबर्ग करके था, तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की, तो प्रिंटिंग से बुक्स वगैरह पब्लिश होने लगी धीरे धीरे, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, देश दुनिया के बारे में जानने के लिए अवेयरनेस आई, तो इससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था क्षेत्रों को जुड़ने कनेक्शन में एक दूसरे के साथ में। तो अब हम देखते हैं कि पुर्तगाल में सबसे पहले कौन आया था साथियों। तो देखिए क्या हुआ था साथियों कि सबको पता है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं यार, इसमें कुछ खास है भी नहीं, सही बताऊं तो मैं आपको, कि पुर्तगाल आया था। पुर्तगाल के अंदर से वास्को डी गामा आया था 17 मई 1498 में, ये केप ऑफ गुड होप। क्या हुआ था साथियों कि इससे पहले बार्थोलोमेव डियाज आया था 1487 के अंदर, बार्थोलोमेव डियाज आया था, ये पुर्तगाल का ही था, और ये पहुंचा था आशा अंतरीप, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं केप ऑफ गुड होप्स, जो कि अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिण में, दक्षिण अफ्रीका के पास में एक स्थान पर पहुंच गया था, समुद्र के किनारे बिल्कुल दक्षिण में, जैसे कि हमारे यहाँ पर कन्याकुमारी है ना, बिल्कुल दक्षिण में समुद्र के किनारे का स्थान है। इसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप का अगर आप जियोग्राफिकल में देखोगे तो बिल्कुल दक्षिण के अंदर, दक्षिण अफ्रीका में बिल्कुल नीचे दक्षिण अफ्रीका है, और दक्षिण अफ्रीका के नीचे का बिल्कुल जो समुद्र का तटवर्ती किनारा है, वहाँ पर ये पहुँचा था। बार्थोलोमेव डियाज उसका नाम था, और वहाँ का उसको कहा गया आशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप्स, केप ऑफ गुड होप्स कहा गया। वहाँ पर ये पहुँचा कौन, बार्थोलोमेव डियाज। और ये एक साल में के बाद 1488 में वापस लिस्बन लौट आया था, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में वापस लौट आया था। और इसके बाद फिर 10 साल के बाद ये बाहर से अब ये गए थे वास्को डी गामा, ये 1498 के अंदर पहुँचे थे कालीकट, केप ऑफ गुड होप, इसी का खोज हो रहा था केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिक्ष, उसके थ्रू होते फिर वहाँ पर इनको मिला था एक, मैंने बताया था आपको लास्ट में भी, एक इंडियंस मिला था, और इंडियंस इसको वहाँ पे इंडियंस ने इसको रास्ता दिखाया था, उसका नाम मनिक था, और वो कलकत्ता दक्षिण भारत में कालीकट में लेके गया इसको, जो गुजरात का रहने वाला था। कालीकट बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह था, पोर्ट था, जहाँ से कि व्यापार चलता था, बहुत ज़्यादा शिप चलते थे, पानी के जहाज़ों के माध्यम से बहुत बड़ा व्यापार होता था वहाँ पे। तो वहाँ का जो राजा था जमोरिन, वहाँ पहुँचे तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया। एक बात और बताता हूँ, जमोरिन उसका ओरिजिन नाम नहीं था साथियों, ध्यान रखिए, जमोरिन जो था उस राजा का ओरिजिन नाम नहीं थी, वो एक उपाधि थी राजा की, जैसे कि बादशाह होता है, सुल्तान होता है, सम्राट होता है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत के अंदर उस समय की वो एक उपाधि ली थी उस राजा ने, जमोरिन की, उसका नाम है जमोरिन। संक्रमणों फिर जमोरिन नाम ही फेमस हो गया था उसका। और क्या हुआ था, हाँ, इसके बाद में साथियों इसने 2 यात्राएं की थी, 3 यात्राएं की थी, बताऊंगा आगे। उसके बाद फिर भेजा इसके क्या बोलते हैं, पुर्तगाल के शासक ने, पुर्तगाल के शासक साथियों 1501 के अंदर वहाँ के अरबों को हराने के लिए, क्योंकि अरबों का भी साथियों बहुत बड़ा व्यापार के ऊपर कब्जा था। क्या था साथियों कि पहले यवनों का कब्जा था व्यापार के ऊपर, व्यापार की झगड़ा होता था, सबको पता है, जहाँ पैसा होता है ना, व्यापार होता है, उसी को कब्जाने के लिए आज भी झगड़े व्यापार को लेकर कब्जाने के लिए चक्कर में होते हैं, प्रतिद्वंदिता इसी में होती है। तो अरबों ने जब क्या बोलते हैं 7वीं सेंचुरी के बाद में जब धीरे धीरे इस्लाम आया, तो अरब चारों तरफ फैले धर्म प्रचार के लेकर के भी, हालांकि इससे पहले भी अरबों के साथ व्यापार होता था, लेकिन इस्लाम के आने के बाद, कट्टरवाद के आने के बाद में इसको किसी धर्म विषय से ना जोड़ा जाए साथियों, ठीक है। तो अरबों ने आकर के धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया साथियों, और अब जो अरबों ने रास्ते क्या बोलते हैं स्थल मार्ग के ऊपर कब्जा, स्थल मार्ग के व्यापार के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो ये कट गए थे, यूरोपियंस जो है कट गए थे, डायरेक्ट बीच में से वो नहीं, इनका रास्ता रोक लिया था, अरबों ने कब्जा कर लिया था स्थल मार्ग के व्यापार के ऊपर, तो इन्होंने पानी के रास्ते से व्यापार वो रास्ता खोजने की कोशिश की थी। इसी वजह से ये पुर्तगालियों ने पानी के जहाज के रास्ते से शिप का रास्ता खोजा यूरोप जाने के लिए, ठीक है। ये कहानी थी ये यूरोपियंस की इंडिया के अंदर आने की, क्योंकि समुद्र जो स्थल मार्ग से जो व्यापार होता था उसके ऊपर अरबों ने कब्जा कर लिया था, सऊदी अरेबिया से और ईरान और ये इराक, उस समय का मेसोपोटामिया कह सकते हैं आप, आज का इराक है, और अफगानिस्तान, ये बड़ा पूरा हिस्सा जो बेल्ट थी, रेशम मार्ग या उत्तरापथ कह सकते हैं आप इसे, तो उसके ऊपर अरबों ने कब्जा कर लिया। तो इस वजह से इन यूरोपियंस को डायरेक्ट टक्कर मिल रही थी अरबों से व्यापार के माध्यम, तो इन्होंने फिर पानी का रास्ता खोजा, और वहाँ से फिर वहाँ पे फिर दोबारा झगड़े हुए इनके अंदर, किसके अंदर, यूरोपियंस के बीच में और अरबों के बीच में। तो पुर्तगाल का जो शासक था 1501 के अंदर, उसने सेना भेजी
व्यापार के ऊपर कब्जा करने के लिए, और इन्होंने अरबों को दक्षिण भारत में जो व्यापार करते उनको मारा, उनके जहाज़ तोड़ दिए, उनके अड्डों के ऊपर हमला करके उनको बर्बाद कर दिया, उनके जहाज़ तोड़ दिए, उनके व्यापार को छिन्न भिन्न कर दिया था इन पुर्तगालियों ने। पेट्रो अल्वारेज कैब्रल को भेजा शासक ने, 13 जहाज भेजे, एक बेड़ा भेजा, सुसज्जित सैनिकों के साथ सुसज्जित बेड़ा भेजा, जिसमें कि 13 जहाज थे और 1200 लोग थे, उसमें कुछ व्यापारी थे, कुछ सैनिक थे। सुसज्जित करके बेड़ा भेजा व्यापार करने के लिए कि आप जाओ और अपना वहाँ पर कब्जा जमाओ व्यापार के ऊपर। तो वो लोग आए वहाँ पर, ये लीडर था इनका। 1502 के अंदर वास्को डी गामा फिर आया कालीकट के ऊपर, कालीकट के ऊपर कब्जा जमाने के लिए व्यापार के ऊपर, ठीक है। और इसके संबंध वहाँ के जमहूरी के राजा से बिगड़ गए थे व्यापार को लेकर के, तो इनके झगड़ा हुआ था साथियों फिर, ठीक है। और फितोरियो को बताएगा फितोरियो क्या होता है, बताइए जरा, देखते कितने लोग बता पाते हैं, पढ़ा होगा मॉडर्न इंडिया में। फितोरियो क्या होता था? तो फितोरियो पुर्तगाली भाषा में उन सैनिक और व्यापारिक क्षेत्रों को कहा गया जहाँ से व्यापार चलता था। जैसे कि अंग्रेजों ने कारखाना खोले थे ना, दुर्ग बना दिया था, कारखानाओं को एक क्या बोलते हैं, दुर्गीकरण कर दिया था, सुदृढ़ीकरण कर दिया था अपने व्यापार के क्षेत्रों को, चारों तरफ से घेर करके कारखाने खोले थे, फैक्ट्री खोल ली थी। इसी प्रकार से उन क्षेत्रों को पुर्तगाली भाषा में फितोरियो कहा गया। नोट कर सकते हो पॉइंट ये वाला, ठीक है। और 1510 के अंदर साथियों इन्होंने गोवा को जीत लिया था, बीजापुर के शासक थे। ये इंपॉर्टेंट नेट का आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, हैं। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक थे गोवा कब छीना? 1510 के अंदर, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। और उसको उन्होंने नाम दिया अपने उस गोवा के क्षेत्र को, जहाँ पर वो व्यापार करते थे, उस क्षेत्र को नाम क्या दिया? एस्टाडो दा इंडिया, पुर्तगाली भाषा में एस्टाडो दा इंडिया भी बोल सकते हैं, ओरिजिन बोलेंगे एस्टाडो दा इंडिया, पुर्तगाली वर्ड है पुर्तगाली भाषा में, ठीक है। और फिर उससे पहले आया था तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 1505 के अंदर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया था। और अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, हाँ, ये कब्जा जमाने के लिए आया था, 1507 में साथियों हारे थे वहाँ के शासक से, 1507 में ये हार गए थे, पुर्तगाली हार गए थे। और फिर आए अल्बुकर्क, जो कि वायसराय बाद का जो लीडर था इनका पुर्तगालियों का, ये आया था। पर इसका टाइम पीरियड था 1509 से 1515 के बीच में। इसी के टाइम पीरियड में गोवा जीता गया था साथियों, ठीक है। इसने गोवा जीता, फिर मलक्का जीता, मलक्का और कुर्मुज जो कि है, होर्मुज और कुर्मुज, ये साथियों ईरान के बंदरगाहें हैं, ईरान के पोर्ट हैं यहाँ पर। कुर्मुज जीता 1531 में चाउल, 1532 में दमन और दीव आइलैंड है ना हमारे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत के बिल्कुल क्या बोलते हैं महासागर में, तो वही दीव जीता। 1534 में सालसेट, बेसिन, 1536 में क्रैंगनानौर, मैंगलोर, क्रेन्नौर और होनावर और भावनगर, ये 1536 का आते आते इन्होंने ये सारे क्षेत्रों पे व्यापारियों के ऊपर, व्यापारिक क्षेत्रों के ऊपर कब्जा कर लिया था पुर्तगालियों ने। और ये व्यापार क्या करते थे? बुलियन के माध्यम से करते थे। बुलियन बोले तो सोना चांदी के रूप में करेंसी जो आती थी तो उसे बुलियन बोला गया साथियों। महंगी धातु, एक्सपेंसिव मेटल्स, तो सोना चांदी होता था, सीधी सी बात है। सोना चांदी से आदिकाल से चला आ रहा हमारा व्यापार। तो यही कारण है कि व्यापार, मसालों का व्यापारी मसाले और सूती वस्त्र यहाँ से खरीद के लेके जाते थे और बदले में हमें सोना चांदी दे के जाते थे, क्योंकि वहाँ पर इनके पास और कुछ था नहीं देने के लिए, व्यापार करने के लिए, क्योंकि बार्टर सिस्टम था साथियों, वस्तु विनिमय होती थी। या तो आप ऐसी कोई चीज़ लेकर के आओ जो जिसकी जरूरत हमारे यहाँ के लोगों को हो, और बदले में आपको मसाले और वस्त्र मिले, क्योंकि इनके वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं था। यूरोप में आज भी देखो कुछ खास नहीं होता, ये सब नकली मामला चल रहा है। यूरोपियंस बड़ा अपने आप को बड़ा वो समझते हैं, कुछ नहीं होता उनके वहाँ पे। अगर देखा जाओ, डीपली स्टडी करोगे यूरोपियन हिस्ट्री को, अब तो उनके यहाँ कुछ नहीं होता था। सब हमारे यहाँ से लूट करके ले गए लोग, उसी के ऊपर रिसर्च करके डेवलप किया उन्होंने, और सर्विस सेक्टर को खड़ा किया, पूंजीवाद आ गया। तो वहाँ पर कुछ होता नहीं था इनके पास में ऐसा कुछ, जिसकी वजह से ये मसाले बार्टर सिस्टम को मेंटेन कर पाते। तो वहाँ की खदानें भी यार इनके खुद की नहीं थी, वो भी इन्होंने साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका में जा करके वहाँ से, मध्यकाल में अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में देखोगे तो वहाँ की खदानों से खोद करके ये ले आए सोना चांदी, और वहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया। बहुत रक्त रंजित इतिहास रहा है यूएसए का, अमेरिका दक्षिण अमेरिका का बहुत रक्त रंजित इतिहास रहा था। अगर आप पढ़ोगे पता लग जाएगा, आपका दिमाग खुल हो जाएगा।
उनके पास कुछ था नहीं, तो बुलियन के सोना चांदी के सिक्कों के माध्यम से व्यापार करते थे, ठीक है। और मसाले खासतौर से काली मिर्च का जो बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे। काली मिर्च जो कि उस समय दक्षिण भारत में होती थी, साथ ही आज भी दक्षिण भारत में मसालों का बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। तो उस समय भी था। और मसालों का तो काली मिर्च का साथियों आदि उस समय से 2000 साल पहले से चला आ रहा है, 2500 साल पहले से। यवन प्रिया नाम था इसका। क्या नाम था? यवन प्रिया काली मिर्च को बोला गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको। तो काली मिर्च का जो व्यापार करते थे साथियों, इंडोनेशिया और मलेशिया साइड में भी ये ज़्यादा होती थी, तो इनका फोकस उस तरफ ही ज़्यादा होता था, इंडोनेशिया और मलेशिया की तरफ में। और केवल काली मिर्च को खरीदने के लिए वहाँ के शासक ने भेजे कितने? 1,70,000 क्रूडोज। 1,70,000 क्रूडोज। क्रूडोज क्या था साथियों? उस समय का एक सिक्का था, करेंसी थी उस समय की। ये जो है ना 1,70,000 क्रूडोज। एक मिनट यार, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। कहाँ चला गया? हाँ, तो ये जो था ना साथ क्रूडोज जो था, ये उस समय की करेंसी हुआ करती थी पुर्तगाली में। तो 1,70,000 क्रूडोज ओनली फॉर द काली मिर्च के लिए भेजा इन्होंने, वहाँ के शासकों ने लेकर के आए व्यापार करने के लिए, ठीक है। और शासन प्रशासन कैसा था साथियों? शासन प्रशासन का में देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो प्रशासन में नीनो द कुन्हो जो कि वायसराय था बाद का, क्या बोलते हैं इसका, पुर्तगाल का, इसने मेंटेन किया 1529 के अंदर। इसे साथियों कोचीन ये 1529 में आया था। और कोचीन जो कि प्रशासनिक केंद्र था उस समय का, उसको उठा करके गोवा ले गए थे। फिर ये गोवा में फिर उन्होंने प्रशासनिक केंद्र बनाया अपना और अड्डा बना लिया मेन, जिसको कि राजधानी कहा गया बाद में 1530 में। फिर इसको गोवा को राजधानी बना लिया किन्होंने? पुर्तगालियों ने, ठीक है। यहाँ पर ये था। और उन्होंने तंबाकू के ऊपर कर लगाया था, जो कि उस समय बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु थी। जहांगीर खुद पीता था तंबाकू। मुगलों के काल के बाद में आया था। मुगलों के काल में तंबाकू आते पुर्तगाली लेकर के आया था, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया था पुर्तगालियों ने ही। क्यों? क्योंकि सैनिक ही नशेड़ी हो गए थे। जैसे कि चीन को जीतने में ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा योगदान था। किसके माध्यम से जीता उन्होंने? अफीम के माध्यम से। क्योंकि ब्रिटेन के पास ऐसा कुछ था नहीं, कोई वस्तु थी नहीं जिसके माध्यम से चीन को दे करके और चीन से व्यापार कर सके। तो उन्होंने क्या किया? अफीम का तरीका अपनाया। और अफगानिस्तान, आज के अफगानिस्तान में और भारत में, ठीक है, अफीम की खेती ज़बरदस्ती करवाई। और उसी से ही उस अफीम को लेकर के वहाँ उनको बेचा सैनिकों को, और वो सारी सेना उनकी आदी हो गई अफीम की। अब मजबूरन वहाँ के हान वंश कौन सा राजवंश था, उसको बैन लगाना पड़ा अफीम के ऊपर। लेकिन लोग फिर भी नहीं माने। क्यों? क्योंकि आदी हो चुके थे उस चीज़ के, नशेड़ी हो गया पूरा समाज उनका, कैरेक्टरलेस हो गए साथियों। इसीलिए और अंग्रेज ने कब्जा लिया चीन को। ये अंग्रेज बड़ी शातिर कौम है साथियों, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये बहुत धोखेबाज किस्म के लोग हैं, कभी विश्वास मत करना। तो क्रूडोज आया चीन पे, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। तंबाकू के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया। और 1632 में साथियों क्या हुआ कि हुगली को जीता गया। हुगली को कैसे जीता? कि हुगली के ऊपर हमला किया इन्होंने 1632 के अंदर। हुगली जो कि आधुनिक अपने वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था? थोड़ी सी सेना थी इनकी पुर्तगालियों की, और कासिम खां को भेजा गया 1.5 लाख सैनिक लेकर के। कासिम खां वहाँ का जो शासक ने भेजा, उसको 1.5 लाख सैनिक दिए और उसको कब्जा करने के लिए भेजा, हुगली को, पुर्तगालियों को हराने के लिए। तो पुर्तगाली साथियों कर लगभग 3 महीने टिक पाए थे। सॉरी, 2-3 दिन में ही तहस नहस कर दिया था पुर्तगालियों का। 300 वो जो सैनिक थे वो लड़ते रहे थे, और 600 ईसाई जो साधारण नागरिक थे उन्होंने भी हथियार उठाए थे उनसे लड़ने के लिए, कि ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए थे। यार कहाँ टिक पाएंगे? कहाँ 1.5 लाख सैनिक और कहाँ 900,000? तो उन्होंने बैंड बजा दिए। तो ज़्यादातर 300 से ज़्यादा लोग उनके मारे गए थे पुर्तगालियों के, ठीक है। और कुछ 1000 से ज़्यादा लोगों को, आम लोगों को, ईसाई लोग जो वहाँ पर रहते थे गोवा हुगली के अंदर, पुर्तगाली, उनको बंदी बना लिया था मुगलों ने, और उनको आगरा लाया गया। फिर जहांगीर के शासन काल की बात बता रहा हूँ आपको। उनको 2 ऑप्शन दिए गए, क्या? या तो इस्लाम या तो मृत्युदंड। मरता क्या ना करता, कन्वर्ट हो गए और मामला शांत हुआ। कुछ जो बच्चे कुछ वो वहाँ पे महामारी फैल गई, उसके भेंट चढ़ गए।
400 से ज़्यादा लोग उस महामारी में मारे गए। तो ये हुगली बाद में 1 साल 3 महीने के बाद में हालांकि उन्होंने पुर्तगालियों ने दोबारा डेवलपमेंट कर लिया था, वहाँ पर कब्जा कर लिया दोबारा हुगली के ऊपर। और ये बड़े हरामखोर आदमी थे साथियों, ये दास का व्यापार करते थे, बच्चों को उठा लेते थे, हिंदू और मुसलमानों के बच्चों को खरीद लेते थे या बंदी बना लेते थे और उनको दास बना करके बेच देते थे। आया समझ में बात को? हाँ, बच्चों को तक को नहीं बख्शते थे। ये तो इनके अंदर दया भावना नहीं होती साथी। विदेशी जितने फॉरेनर्स आए हैं ना, आप इतिहास गवाह इस चीज़ का, आप इतिहास स्टूडेंट हो, कभी आप इस चीज़ों को मनन और चिंतन किया करो साथियों, क्या मामला चल रहा था। तो इनके अंदर दया भावना नहीं होती, इंसानियत नहीं होती इनके अंदर। इनको पैसा चाहिए होता है, जैसे मर्जी आए, पैसा से मतलब होता है। औरतों को दास बना लेना, गुलाम बना लेना, औरतों को दास बना लेना, महिलाओं को गुलाम बना लेना, बच्चों को गुलाम बना लेना, किसी को भी नहीं छोड़ना यार, बताओ दो गई। बंध्याकरण कर देते थे ये लोग, तो ऐसे इतने हरामखोर लोग थे। बंध्याकरण थोड़ा ठीक नहीं है यार, लड़कियां भी है, छोड़ो। तो दास का व्यापार यहाँ पे करते थे ये लोग, ठीक है। ये हमारा इस तरफ का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक का कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, आप लोग भी ब्रेक लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। बहुत शोर हो रहा तो यार, क्या बात है, बाहर बहुत शोर हो रहा है। मैं क्या चल रही है? तो अब देख लेते थोड़ा सा और, क्या नाम है कि डच। अब इसके बाद पुर्तगाली हो गए थे, पुर्तगालियों का पतन। हाँ, यहाँ पे आ गया बाबा, पुर्तगालियों का पतन कैसे कैसे हुआ साथियों। देखिए साथियों, क्या होता, व्यापार को लेकर के मामला चल रहा था। उसके बाद फिर आ गए थे डच। डचों का इनका संघर्ष चला आपस में, फिर देखते हैं उसको कैसे चला। तो पतन 1596 के साथ डचों ने हराया इनको पुर्तगालियों को। डच इनके साथ आर्मी बहुत अच्छी थी, नेवी कह सकते हो, नेवी बहुत अच्छी थी इनकी डचों की। क्योंकि आज भी अगर आप डेनिश डचों को देखें ना, हॉलैंड और पुर्तगाल क्या बोलते हैं, नीदरलैंड और हॉलैंड वालों को डच कहा गया है। ओरिजिन जो थे ना नीदरलैंड वाले और हॉलैंड वाले, इनको डच कहा गया है, ठीक है। ये जो डच है ना, ये आज के नीदरलैंड और हॉलैंड का जो एरिया है वो है। तो आज जियोग्राफिकल मैप में आप जाकर देखना, तो जो ये है समुद्र के किनारे है, ये इनका जो ओरिजिन है, जो हॉलैंड और नीदरलैंड है ना, समुद्र के किनारे। ऐसे ही प्रकार से इंग्लैंड का जो है वो भी समुद्र के किनारे है, ठीक है। तो इनका क्या है कि नेवी बहुत सुदृढ़ थी, क्योंकि समुद्र के किनारे से सेना फ्लैट पर लड़ने के लिए कम होती थी, आर्मी और नेवी ज़्यादा डेवलप होती थी, इनकी शिप होते थे अच्छे। तो यही कारण है कि ये जीतने में कामयाब रहे। तो डचों ने इनको हराया 1596 के अंदर। 1612 के अंदर अंग्रेजों ने इनको हरा दिया, सूरत के ऊपर कब्जा कर लिया, इनको हरा करके 1641 के अंदर मलक्का को पे कब्जा कर लिया। 1659 में श्रीलंका गया इनके हाथ से, और 1663 के अंदर 1663 के अंदर मालाबार तट, मालाबार तट बोले तो केरल का जो तटीय प्रदेश है, वहाँ से भी इनको खदेड़ करके कंप्लीट रूप से भगा दिया गया। किनको? पुर्तगालियों का यहाँ पे मामला हो जाता है खत्म। पुर्तगालियों का मामला हो जाता है यहाँ पर खत्म। पुर्तगाल यहाँ से अपना बोरे बिस्तर समेट करके चले जाते हैं परमानेंट रूप से, ठीक है। इसके बाद आते हैं डच। डच में क्या होता है साथियों, मार्च 1602 के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ की संसद के माध्यम से। कुछ व्यापारी लोग मिलते हैं और संसद में वो एक्ट पास करवाते हैं, तो वहाँ से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसे कहा गया VOC। क्या कहा गया? VOC। तो जरा बताइए कितने लोग जानते हैं VOC के बारे में? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VOC? बताओ, ठीक है। उसका जो पूर्वी जो केंद्र था वो था वेटविया के अंदर। पूर्वी के अंदर मतलब वो तो पश्चिम पड़ जाता है यूरोप, तो इनका जो था डचों का। और ये पूर्वी में इनका केंद्र बेटविया था, या वेटविया भी कहीं कहीं मिलेगा आपको। और इन्होंने कब्जा किया धीरे धीरे करके। 1605 में मुसलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत पे, और 1645 के अंदर करिकाल। कुछ याद आया? हुआ द करिकाल? बताइए जरा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, देखते हैं कितने लोगों को याद भी है या मामला साफ होता जा रहा है। पीछे वाला आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात तो नहीं हो रही कहीं? तो बताइए जरा करिकाल कौन था? हुआ द करिकाल।
आपके लिए सवाल। 1653 में चिंसुरा, 1653 में चिंसुरा को जीता। 1658 में कासिम बाजार, कासिम बाजार साथियों पता होगा सबको, बंगाल के अंदर है। बहुत बड़ा व्यापारिक स्थल हुआ करता था, व्यापारिक सूती कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र हुआ था, अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया। पटना आधुनिक बिहार की राजधानी साथियों, ये बंगाल का हिस्सा हुआ करता था किसी ज़माने में। और बालासोर, ये सारे जीत लिए थे इन्होंने, किन्होंने, डचों ने। और 1663 के अंदर कोचीन, तो ये दक्षिण और पूर्वी हिस्सा जो है तटीय प्रदेशों को इन्होंने धीरे धीरे करके कब्जा करना शुरू कर दिया डचों ने। डचों का मामला चल रहा है, डचों का डच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है इस समय, ठीक है। व्यापार किससे करते हैं साथियों? वही सभी व्यापारी बनकर आए थे, मसालों को खरीदने के लिए आए थे और मालिक बन बैठे थे। तो मसालों से शुरुआत हुई, सूती कपड़ों से शुरुआत हुई, अफीम और रेशम का व्यापार करते थे। सूती वस्त्र साथी उसमें मद्रास में बहुत चलता था, मद्रास का एक सूती वस्त्र था, बहुत फेमस था, उसको बहुत ज़्यादा ये लोग ले जा करके चाइना में बेचते थे, चाइना में और यूरोप में बेचते थे। और वही अफीम आ गई है देखो, हैं। और रेशम को भी चाइना से लेते थे और यूरोप में बेच देते थे। फिर संघर्ष शुरू हुए, वही बात है, जब ज़्यादा चीज़ें कम होती हैं और खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है, फिर संघर्ष होता है। जैसे पुर्तगालियों का डचों का हुआ, इसके बाद फिर डच को और पुर्तगालियों का यहाँ पर फिर दोबारा हो जाता है, यहाँ पे वही चीज़ है। तो डचों का पुर्तगालियों संघर्ष 1632 में हुगली को जीत लिया इन्होंने, डचों ने। और 1658 में श्रीलंका और तंजौर इनके हाथों से चला गया, तो डचों ने जीत लिया था, ठीक है। फिर डच वर्सेज अंग्रेज ये खत्म हो गए, 1663 में खत्म हो गए, 1663 में खत्म हो गए। तो फिर ब्रिटिशर्स आ गए थे यहाँ पे, तो डच वर्सेज ब्रिटिश से चला, डच वर्सेज अंग्रेज, डच वर्सेज ब्रिटिश का संघर्ष चला, ठीक है। और यहाँ पर यूरोप में 3 युद्ध लड़े गए साथियों डच और अंग्रेजों के बीच में। यूरोप में, हमारे यहाँ पे इंडिया में नहीं लड़े गए थे, वहाँ पर लड़े गए थे यूरोप के अंदर। उसमें अंग्रेजों ने इनको हरा दिया था धीरे धीरे करके। 1717 के अंदर मुगल फरमान के द्वारा इनके पांव उखड़ गए थे, किनके? डचों के, क्योंकि मुगलों ने फरमान जारी कर दिया था इनको, ब्रिटिशर्स को जो है अध्यादेश जारी करके इनको व्यापार के अंदर करने की छूट दे दी थी, फरमान जारी किया था, जैसे गोलकुंडा के नवाब ने किया था। इसके बाद 1672-1674 के अंदर सूरत और बॉम्बे पे अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। 1659 में बेदरा का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेज जीत गए थे, डचों को हरा दिया इन्होंने। और क्या हुआ, डचों का फिर पतन शुरू हो जाता है साथियों। यहाँ पे क्या कांड रहे थे डचों के पतन के अंदर, तो इनका साथियों क्या था साथियों कि डचों की जो कंपनी थी वो एक आधिकारिक राष्ट्रीय कंपनी थी, ठीक है। तो उनके अंदर भावना कम थी, जैसे कि ब्रिटिशर्स के अंदर भावना बहुत ज़्यादा थी ना अपने देश को आगे ले जाने के लिए, ऐसी भावना, ऐसी राष्ट्रीय भावना डचों के अंदर कम थी। क्यों? क्योंकि उनका देखते वेतन बहुत कम था, सैलरी बहुत कम थी, उनके अधिकारियों की सैलरी बहुत कम थी, राष्ट्रीय अधिकारिकता कम रही, तो ध्यान कम दे पाते थे वो प्रशासन को मजबूत करने के लिए। दूसरा, डचों की का मैनेजमेंट सिस्टम सही नहीं था, बजाय ब्रिटिशर्स के। ब्रिटिशर्स का मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा था। 24 डायरेक्टर्स हुए थे, वो आगे जब आएगा तो पढ़ाऊंगा उसके में भी कितने डायरेक्टर्स हुए थे, क्या क्या सिस्टम चला था वहाँ से, ठीक है। ये था कम वेतन राष्ट्रीय अधिकारी का कंपनी थी, इसकी वजह से वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे अपने कंपनी को मैनेजमेंट करने के। यही कारण से डचों के डचों का पतन हो जाता है। और फिर आते हैं ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन के लोग आ जाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। दिसंबर 1599 के अंदर एडवेंचर्स ऑफ मर्चेंटाइजर्स करके एक दल होता है, एक समूह होता है व्यापारियों का, वो मिल करके निर्माण करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर 1600 के अंदर वहाँ के महारानी एलिजाबेथ उनको स्टाम्प पेपर दे देती है, चार्टर देती है 15 साल का पूर्वी देशों पर व्यापार करने के लिए। और 15 साल होने से पहले 1609 के अंदर उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इतना ज़्यादा होता है, वो महारानी का भी हिस्सा होता है उसमें से, राजघराने का, राज्य का बोले तो उसका भी हिस्सा देते हैं ये लोग, व्यापारी लोग। तो वो खुश होते, उनको क्या चाहिए, बैठे बैठे पैसा मिल रहा है और क्या लोगे आप, तो वो भी खुश हो जाते हैं। उनको महारानी को पैसा, एलिजाबेथ को पैसा मिलता है, उसमें से राज्य को पैसा मिलता है, तो वो उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साथियों 1599 के अंदर एक अधिकारी आता है, दुस्साहसी एक व्यापारी आता है जिसका नाम होता है जॉन मिल्डन हॉल। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल व्यापारी बन करके आता है यहाँ पर, यहाँ का जाकर के इंग्लैंड में बताता है। तो वहाँ से फिर इंग्लैंड का
एक क्या मर्चेंट एंड एडवांटाइजर्स करके एक व्यापारियों का समूह होता है, वो कंपनी बनाता है। कंपनी के फिर 1600 के अंदर संसद से एक अध्यादेश पारित होता है, उनको 15 सालों तक व्यापार करने के लिए चार्टर दिया जाता है वहाँ की महारानी के थ्रू, संसद के थ्रू, ठीक है। और वो फिर इंडिया आते हैं 1600 के अंदर। चार्टर 15 वर्षों का, तो जिसको 1509 के अंदर अनिश्चित लाइफ टाइम के लिए बढ़ा दिया जाता है उसका चार्टर, ठीक है। व्यापारी बन करके आते हैं, सबको पता है, मसालों का व्यापार करते थे, सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। और जहांगीर के काल में ये 2 लोग आते हैं, कौन कौन से? कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ साथियों, मुगल काल के अंदर 1608 में आता है आपका कैप्टन हॉकिंस, और 1509 में ये राज दरबार में जाता है। किसके राज दरबार में? जहांगीर के राज दरबार में जाता है। और थॉमस रो आता है 1615 के अंदर, ये भी विलियम का पत्र लेकर के आता है, उस समय का जो शासक होता है उसका पत्र लेकर के आता है, और व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने की प्राप्त करने की उम्मीद करके ये मुगल दरबार में जाता है, और उसको मिलती भी है। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मुगल काल के अंदर, जहांगीर के टाइम पीरियड में। तो ये सारा मामला चला था व्यापारिक कंपनियों का। ये थोड़ा सा और बचा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम इसमें थोड़ा सा समय लगेगा कि आप सबको पता है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो 1 बाय 1 करके हम इसको और देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे कैसे फैलाव रहा, प्रशासन में क्या रहा उनका, व्यापार कहाँ कहाँ से करते थे, कहाँ कहाँ से उन्होंने क्या बोलते हैं अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, पहला व्यापारिक केंद्र कौन सा था, ये आपके मैच मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए। कुछ मैं पढ़ाऊंगा, बच्चों डिटेल टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं आप। संडे को फिर मीटिंग होगी, गूगल मीटिंग, वही लाइव टाइम, वही टाइम रहेगा रात 9 बजे, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा हो जाता है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। जब तक के लिए आप कंटिन्यू स्टडी में लगे रहिए साथियों, ठीक है। तो अपना कंसंट्रेशन बना रखिए, टाइम को, स्टडी के टाइम को बढ़ा दीजिए। सेकंड पेपर के लिए 6 से 8 घंटे कर दीजिए धीरे धीरे करके, और फर्स्ट पेपर के लिए 2 से 4 घंटे दीजिए। स्ट्रेटेजी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, बेस्ट बुक्स की भी, और क्या बोलते प्लेलिस्ट में जाओगे तो सेकंड नंबर की वीडियो हाउ टू करेक्ट नेट JRF कंप्लीट स्ट्रेटेजी के नाम से है, वो देख लीजिए, पता लग जाएगा। और उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो तब तक अपनी कंटिन्यू स्टडी में लगे रही साथियों, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।